नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आज बाजार में शुरुआती उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और जो निचले स्तर से रिकवरी कोशिश कर रहा था बाजार, उसमें फिलहाल कामयाबी होती नहीं दिख रही है। निफ्टी है 50 अंक नीचे 17,950 के आसपास। सेंसेक्स में 150 अंकों के आसपास से कमजोरी है, लेकिन निफ्टी बैंक वहां पर कमजोरियां थोड़ी सी ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक या फिर इंडसइंड बैंक, वहां पर कमजोरी का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार तीसरे सत्र में नीचे इंडसइंड बैंक, लगातार चौथे सत्र में गिर रहा है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर और एचडीएफसी बैंक भी है प्रेशर में। इसके चलते हम देख रहे हैं कि न सिर्फ निफ्टी बैंक बल्कि ये शेयर जो है निफ्टी पर भी प्रेशर बना रहे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें अगर तो निफ्टी बैंक है 300 अंक नीचे। ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत उत्साहजनक नहीं है। ज्यादातर शेयर आज गिरने वाले ही हैं। एनएसई पर 871 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 1148 शेयर, करीब 1150 शेयर है लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आई थी ऊपरी स्तरों से। आज फिर से एक टेक्निकल बाउंस बैक हम कह सकते हैं। हिंडाल्को है करीब करीब 1.25% मजबूत। इसके अलावा खपत वाले शेयर आज बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। ऑटो में भी सिलेक्टिव बाइंग है। सवाल यह है कि आज दिन के दौरान बाजार की चाल क्या होगी। सोमवार के लिए क्या आपको आज कुछ खरीद के जाना चाहिए या फिर कोई ट्रेड ना ही करे तो बेहतर होगा, ये भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और आपके जो भी शेयरों से जुड़े सवाल हैं वो भी हम शो में पूरी तरह से शामिल करेंगे। अपने सवाल आप हमसे पूछिए। फोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर हिस्से पर फ्लैश हो रहा है, 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया का पता आपकी स्क्रीन पर @ET News, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के जरिए आप अपनी क्वेरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और 5 पैसा की रुचित जैन। आस्था और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। शुरुआत रुचित आपसे करना चाहेंगी। शुरुआत में जैसी कि उम्मीद थी वॉलेटाइल ट्रेड हम देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से जो क्यूज मिले थे उसी को फॉलो भी कर रहे हैं। 17,950 के आसपास है निफ्टी। आज रुचित आप दिन की रेंज क्या दे रहे हैं और अगर किसी को इंडेक्स ट्रेड करना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे? क्या निफ्टी बैंक में मौजूदा स्तर से शॉर्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा कॉन्ट्राबेट लेंगे क्योंकि अब देखिए थोड़ी सी करेक्शन और डीप हो गई है? नमस्ते अभिषेक जी। अभिषेक जी, हमें लग रहा है कि मार्केट में पिछले अगर एक महीने में देखें तो मार्केट एक करेक्टिव फेज में रहा है जहां पे 18,800 के आसपास का हाई बना के लगभग 1,000 पॉइंट का करेक्शन हमने निफ्टी में देखा है। लेकिन ये करेक्टिव फेज के बाद अब हम निफ्टी के चार्ट्स देखें तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये 17,800 17,900 का जो रेंज है वो बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वहाँ पे वीकनेस है और वहाँ पे थोड़े से लॉन्ग पोजिशंस की अनवाइंडिंग हो रही है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको शॉर्ट टर्म में नजर आएंगे, जहाँ पे निफ्टी में शायद यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड रहेगा बट बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर बना रहेगा और मे भी कुछ अदर सेक्टर्स है वो मार्केट निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बायसनेस बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं निफ्टी के लिए। जब 17,850 17,900 की रेंज आता है तो वहाँ पे आप खरीदे के मौका ढूंढ सकते हैं और 17,770 ये जो स्विंग लो है वह उसके नीचे निफ्टी में फिर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन यस, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है तो बैंक निफ्टी में कोई भी बॉटम फिशिंग ना करे और बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहने की फिलहाल सलाह रहेगी। ठीक है, निफ्टी बैंक में बैंक बॉटम फिशिंग की यानी कि इस गिरावट पर कुछ खरीदने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। निफ्टी में आपके लिए मौके बन सकते हैं थोड़ा सा और नीचे जाए तो, लेकिन स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट होगा वो है 17,770 का। हालांकि यहाँ से तकरीबन अभी 150 अंकों के आसपास की दूरी है जिस लेवल की बात कर रहे हैं रुचित। चलिए फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। पंजाब से विकास हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विकास जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं ईटी नाउ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप समय समय पर हमें अच्छी गाइडेंस देते रहते हैं। शुक्रिया सर। सर मेरे पास 100 बजाज फिनसर्व हैं जी। तो 1556 के बाद से लिए हुए हैं तो अब तो काफी डाउन चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। 1556 के खरीद की बजाज फिनसर्व है, आज 1437 पर ट्रेड कर रहा है। प्रति शेयर करीब तकरीबन हम देख रहे हैं कि 120 रुपए के आसपास का नुकसान है बजाज फिनसर्व में। आस्था कल हमने देखा बजाज फाइनेंस की पिटाई हुई और उस पिटाई के चलते बजाज फिनसर्व पर भी असर आया, बजाज फाइनेंस का एक इफेक्ट आया क्योंकि एक बड़ी होल्डिंग है इस कंपनी में बजाज फिनसर्व की।
लेकिन आज एक जो नंबर आया बजाज फिनसर्व ने जो अपडेट जारी किए वो थोड़े से ठीक ठाक थे, क्योंकि इंश्योरेंस वाला जो कारोबार है बजाज फिनसर्व में है आई थिंक। आप बजाज फिनसर्व पर आप आस्था राय दीजिए, क्या यहाँ से आप और डाउन साइड देख रही हैं या फिर कल का करेक्शन, और आज भी हम देख रहे हैं कि 2% हालांकि शेयर कमजोरी है, ये और डीप होगा या फिर अब अपने सपोर्ट्स के आसपास है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, अगर बजाज फिनसर्व की यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने इस बार के जो नतीजे पेश किए थे वो भी अच्छे थे, क्योंकि उसमें काफी बड़ा योगदान तो इनका जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का रहा था। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बीएनबी मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव होने की यहाँ पे आशंका है, क्योंकि जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका रेशियो ये बढ़ने वाला है। तो एक हेल्दी ग्रोथ हमें इस काउंटर में देखने को मिलेगी अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं। और कंपनी ने तो अपना पूरा यहाँ पे जो प्रेफर कर रखा है, उनका पूरा प्रेफरेंस है कि जो पूरा फोकस है वो ग्रुप इंश्योरेंस सेगमेंट पे जाए। और अगर ग्रुप इंश्योरेंस सेगमेंट पे पूरा यहाँ पे प्रेफरेंस होता है तो अगेन वो भी एक हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल बजाज फिनसर्व फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, नतीजे भी ठीक है। इवन आपने जो बताया, जो अपडेट आए हैं वो भी यहाँ पे ठीक ठाक कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस की तर्ज पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट मुझे नहीं लगता कि इन्हें घबराने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में वापस से रिकवरी हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी बजाज फिनसर्व को। ठीक है, बजाज फिनसर्व में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, पुणे से भूपेंद्र हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार, मेरे पास अपना मदरसन सुमी के 500 क्वांटिटी के शेयर हैं सर जी। तो मैं उनका व्यू जानना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान रहेगा? 94 रुपए के भाव पर है मदरसन सुमी के। अब तो संवर्धन मदरसन है ये, हालांकि 75 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। आस्था, काफी हमने एक बुरा साल ही कहेंगे मदरसन संवर्धन मदरसन के लिए। निवेशक परेशान होंगे क्योंकि फंडामेंटली अच्छी बातें होती हैं मदरसन को लेकर, अच्छे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस का। शेयर परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या इस साल में तस्वीर बदलेगी और क्या आप निवेशित रहने की सलाह देंगे शेयर में? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं तो बने रहने की ही सलाह दूंगी। थोड़ा-सा जो ऑटो सेगमेंट का आउटलुक है वो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और उसी वजह से मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि इनको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा-सा डिप्स आ सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये काउंटर ठीक लगता है, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। आस्था, आपने संवर्धन मदरसन पर राय दिया या फिर मदरसन सुमी वायरिंग पर? जी, मैं यहाँ पे संवर्धन मदरसन की बात कर रही हूँ, और अगर मैं मदरसन सुमी वायरिंग की भी बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये काउंटर भी काफी अच्छा है, क्योंकि पूरा वायरिंग हार्नेस सोल्यूशन सिस्टम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और जब इनकी ग्रुप एनालिस्ट मीट हुई थी तो वहां पे भी कंपनी ने काफी बड़ा जोर दिया था कि आगे जाते हुए अच्छा टर्नओवर अचीव करेंगे। तो दोनों ही काउंटर्स मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह देती हूँ। दोनों ही शेयरों पर आस्था का भरोसा है और आप भी इसमें आस्था बनाए रखिए इन शेयरों के भविष्य को लेकर। पश्चिम बंगाल से रुद्र हमारे साथ हैं। रुद्र, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास पीएनबी गिल्ड्स का 720 शेयर्स था। 73.85 के प्राइस पे मैंने बाय किया था। तो पीएनबी गिल्ड्स हैं आपके पास? ठीक है, पीएनबी नहीं है, पीएनबी गिल्ड्स हैं रुद्र के पास। रुद्र, आपने कब लिए थे शेयर ये? गिल्ड्स आपने शेयर कब खरीदे? मैंने सितंबर में खरीदा था कुछ। ठीक है, सितंबर में पीएनबी गिल्ड्स के शेयर लिए थे। हालांकि आस्था पूरे साल, अगर हम पिछले साल की बात करें तो एक रेंज में ही ये ट्रेड किया है, 15-20 रुपए के आसपास का पीएनबी गिल्ड्स में। क्या आपकी सलाह होगी पीएनबी गिल्ड्स को लेकर? थोड़ा बिजनेस भी समझाइए इसका, और ये बताइए कि पीएनबी गिल्ड्स में रहें या फिर बेहतर होगा कि पीएनबी में स्विच कर लें इसको? देखिए, पीएनबी गिल्ड्स की मैं बात करूं तो अगर बिजनेस आपने जिस तरह से पूछा है तो मेरे हिसाब से ये काफी सारे डेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें इनका मेन यहाँ पे देखा जाए तो इसमें गिल्ड अकाउंट भी आता है, आपका डेट कैपिटल मार्केट भी आता है, फिक्स्ड इनकम मार्केट भी आता है। तो इस तरह से ये सब इसमें सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से अभी इनको यहाँ पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेट मार्केट है ये FY23 और कैलेंडर ईयर 23 के लिए भी अच्छा रहेगा।
तो वहां पे थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं क्योंकि डेट मार्केट पे और फिक्स्ड इनकम मार्केट पे पॉजिटिव हूँ फॉर द कैलेंडर ईयर ऑफ 23, इसीलिए मैं इनको अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि कंपनी भी सर्विसेज उसी सेगमेंट में प्रोवाइड करती है। ठीक है, पीएनबी गेट्स को लेकर आस्था का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राजीव जी का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए इनका सवाल आया इनके पास है। सुंदरम फास्टनर्स के 50 शेयर 950 रुपए के भाव पर। रुचित, सुंदरम फास्टनर्स हमने देखा कि जून के बाद बहुत ही शानदार रफ्तार शेयर ने दिखाई। 700 रुपए के नीचे का भाव था, लेकिन उसके बाद ये चढ़ते चढ़ते देखी 1000 रुपए के ऊपर आ गया और 52 वीक हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 2-3 दफा ऐसा अटेम्प्ट किया है 1000 रुपए के आसपास का, लेकिन उसके ऊपर निकलने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है शेयर को। क्या आपका व्यू होगा, क्या इसमें बने रहे? टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है। हम ऑल्दो एक स्लो एंड ग्रेजुअल मूव है, बट ग्रेजुअली अब देखेंगे तो स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम में बना रहा है। और जब भी करेक्शंस आ रहे हैं तो स्टॉक के जो 89 डेज के ईएमए उसके आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेके फिर से वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देता है। इनफैक्ट अब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो 980 990 के आसपास थे वो क्रॉस ये स्टॉक ने किया और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 1200 तक के टारगेट्स आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में रखें और पोजीशन में बने रहे। और कोई भी डिक्लाइन आता है तो अभी 920 940 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज स्टॉक का बन जाएगा। तो उनके कॉस्ट प्राइस से सपोर्ट ज्यादा नीचे नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उनके कॉस्ट प्राइस से अगर मेजर करें तो अच्छे फेवरेबल है। तो फिलहाल उनको बने रहने की सलाह रहेगी 1200 के आसपास के टारगेट के लिए। ठीक है, सुंदरम फास्टनर में बने रहने की सलाह है 1200 के आसपास तक के टारगेट के लिए। तो एक मजबूत ग्रोथ यहाँ पर शेयर प्राइस में हो सकती है। राजस्थान से संतोष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संतोष नमस्कार, आप पूछिए क्या जाना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास यस बैंक के शेयर है 50,000। 50,000? 20 रुपए जी, 20 रुपए 20 पैसे पे बाई किया है मैंने। ठीक है, 50,000 शेयर 20 रुपए 20 पैसे के भाव पर 21 रुपए 10 पैसे का भाव चल रहा है। प्रति शेयर 90 पैसे का फायदा हो रहा है, लेकिन इस 90 पैसे में भी 45,000 का प्रॉफिट है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। आस्था, यस बैंक के लिए कहा यह जा रहा था कि देखिए जो ट्रिगर्स हैं री-रेटिंग वाले वो शायद एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि अब खत्म हो गए हैं। ARC वाला जो मामला था, रिस्ट्रक्शन कंपनी वाला, उसको अपने एसेट्स ट्रांसफर करने वाला, वो भी मामला पीछे छूट गया। आपको लगता है कि जो रफ्तार हमने देखी है 2022 में यस बैंक के शेयर में, वो 2023 में कंटिन्यू होगी, या फिर अब ये शेयर साइडवेज हो जाएगा और जो प्रॉफिट हो रहा है कम से कम इसको अभी वसूल लेना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ तो Q2 जो FY23 का आया था वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जो ट्रिगर्स की आपने बात की कि ये जो पूरा इनका स्ट्रेस एसेट्स का पूल है ये ट्रांसफर करने वाले हैं जो फ्लावर्स करके है ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके अलावा इक्विटी की भी यहाँ पे बात है कि कार्लाइल और एडवेंट की तरफ से इक्विटी इन्फ्यूजन भी होगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो यहाँ पे हाई है, लेकिन जब तक नतीजों में वो झलकता नहीं है तब तक थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आता है। तो बहुत अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 6 महीने का, इतना रुक सकते हैं तब तो रुके, और इतना नहीं रुक सकते तो थोड़ा बहुत चाहे प्रॉफिट यहाँ पे पार्शियली पूरा ना निकले पर आधी पोजीशन या 1/4 पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन बैंकों की जो रेगुलेटर है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास IMF की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, जिस पर वो साउथ एशियन इकोनॉमीज की ग्रोथ को लेकर क्या दिशा है, इस पर अपनी ओपिनियंस रख रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। 60s, and then subsequently after the oil shocks of the 1970s, immigration from South Asia to West Asia became one of the largest market-driven labor flows. This in turn led to a significant increase in remittance flows into the region. The Asian financial crisis of 1997 impacted the South Asian countries in terms of surges in capital outflows and exchange market pressures. Over the years, as a crisis prevention strategy, the South Asian countries prioritized sound macroeconomic policies and embraced financial sector reforms, focusing on competition, prudential regulation, enhanced transparency, audit and accounting standards. These measures helped in preserving macro stability while sustaining integration of domestic economies with the global economy.
In recent years, multiple shocks, in particular the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, have dampened the economic prospects of the South Asian region as in other parts of the world. Some of the countries in the region have also been contending with ramifications of unsustainable debt and climate change-induced events. Consequently, they have been seeking recourse to the IMF's financing facilities. Notwithstanding these challenges, as per the World Economic Outlook database of October 22, which was released by the IMF, India, Bangladesh and Maldives would be among the fastest growing economies in the world in 2022 and 2023. According to the Asian Development Bank's December 2022 outlook, the South Asian region's GDP is projected to grow at 6.5% in 2022 and 6.3% in 2023. The World Bank estimates that regional cooperation could be a win-win situation for all countries of the region. For example, intra-regional trade is currently only 1/5 of its potential. That is, intra-regional trade in the South Asian region is only 1/5 of its potential. And also, this implies that the annual shortfall, this has been calculated by the World Bank, this implies the annual shortfall to be in the region of about $44 billion US. तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आईएमएफ की इस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि जो ग्लोबल ट्रेड का जो सिनेरियो है वो इंस्पायरिंग नहीं दिख रहा है और पिछला साल पूरे इस तमाम दक्षिण एशियाई देशों ने कोरोना के चैलेंजेस को झेला, सप्लाई चेन के भी इश्यूज यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब अगला सवाल लेंगे राजस्थान से। अवधेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अवधेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? बीएससी परचेज किया था 675.30 पे। अब सर इसमें बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए अभी सर? बीएससी बने रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। आस्था, बीएससी अब देखिए नए इनके एमडी एंड सीईओ भी आ गए हैं, सुंदरमन राममूर्ति साहब। हालांकि पिछला साल जो रहा है प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के लिए अच्छा रहा नहीं है, चाहे बीएससी की बात कर लें, एमसीएक्स, सीडीएसएल, आईएक्स, ये तमाम शेयरों ने निराश किया है। जबकि 2021 में तस्वीर बिल्कुल उलट थी, लगता था कि इससे अच्छा स्पेस ही नहीं है। बीएससी अब चूंकि 1000 वाला बीएससी 500-550 रुपए के आसपास के भाव का है, क्या आपको लगता है कि अब इसमें अच्छी वैल्यू है, जो करेक्शन वाली कहानी थी वो पीछे छूट गई है और एक नई सोच के साथ इस शेयर को अब खरीद सकते हैं? देखिए, इसके अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले नतीजों की बात करूँ तो बीएससी में जो नतीजे थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। मैं सबसे पहले नतीजों को हमेशा एड्रेस इसलिए करती हूँ क्योंकि वो एक बार एक पिक्चर दे देते हैं कि स्टॉक किस तरह का अभी तक परफॉर्मर रहा है। तो वहां पे डाउनफॉल आया है क्योंकि कंपनी के यहाँ पे काफी खर्चे हुए हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे उसमें काफी ज्यादा इन्होंने रिवाइव करने के लिए एक्सपेंडिचर किए हैं। ऑल्दो जो स्टार म्यूचुअल फंड है वहां से रियलाइजेशन अच्छे आ रहे हैं और बाकी सब भी प्रोडक्ट्स इनके ठीक करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी अब हाई हो रही है कंपनी के लिए, तो वो भी एक नेगेटिव रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। सो ऑल इन ऑल बीएससी लिमिटेड में मुझे लगता है कि अगले नतीजे तक एक बार इंतजार करें तो बेटर रहेगा। अगर वहां पे थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आती है तो हो सकता है कि इनकी कॉस्ट प्राइस या ऊपरी स्तरों पे इनको निकलने के मौके मिले। तो मैं अभी इस काउंटर पे रुकने की सलाह दूंगी। बीएससी में रुकने की सलाह है। मथुरा से कुछ भार्गव का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है और इनके पास है सुजलॉन के 1000 शेयर 12 रुपए के भाव पर। 12 रुपए का भाव है। 1200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू कंपनी लेकर आई थी डिस्काउंट पर। हालांकि शेयर को सपोर्ट नहीं दे पाए थे, वो भी 10 रुपए के आसपास। काफी वोलेटाइल हालांकि काउंटर है। सुजलॉन, आपको आस्था लगता है कि सुजलॉन को समय देना चाहिए? क्या कोई रिकवरी की आपको उम्मीद है इसके बिजनेस को देख के, या फिर जो नुकसान हो रहा है उसको बुक कर लें और कहीं और शिफ्ट कर जाएं?
मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट करना मैं तो बेटर स्ट्रेटेजी समझती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो डाउनफॉल तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा राइज भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जब तक यहाँ पे सपोर्टिव नहीं होते तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो होल्ड करें, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करने की सलाह है सुजलॉन से। ठीक है, पार्शली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं सुजलॉन के शेयर से। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे रंजीत का पुणे से। रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग जी। बिरला कॉर्पोरेशन है 45 शेयर से और बाइंग प्राइस 1078 है। बिरला कॉर्प, ठीक है, एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है ये। 1078 पर खरीदा है, 45 शेयर, 972 रुपये के आसपास का भाव है, प्रति शेयर 100 रुपये के आसपास का नुकसान है। इस पर आपसे रुचित हम राय जानना चाहेंगे। देखिए लास्ट ईयर हमने देखा था कि 1600 रुपये के आसपास की शुरुआत की थी साल की, फिसल के वो चला गया शेयर 800 रुपये के आसपास, आधा हो गया, वहाँ से थोड़ी रिकवरी की कोशिश है। हालांकि इनकी खरीद भाव थोड़ी सी ऊपर की है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? एक नैरो रेंज में हम देख रहे हैं शेयर को 5-7 महीने से। आई थिंक जो प्राइस वाइज करेक्शन 1600 से लेके 900 950 तक देखा, वो देख के लग रहा है कि प्राइस वाइज करेक्टिव फेज शायद ये स्टॉक के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली और कंटिन्यू रह सकता है, जहाँ पे स्टॉक आपको ब्रॉड 900 से लेके 1100 की रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए देखेगा। तो जब तक ये 1100 के ऊपर हम ये स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं देखते, तब तक कोई बड़ी डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक कंसोलिडेशन फेज है, बट फिलहाल होल्ड करें। जब भी ऐसे पुल बैक मूव्स में ये रेजिस्टेंस एंड या हायर एंड ऑफ द रेंज के आसपास आता है, आई थिंक इनके कॉस्ट प्राइस भी उसके आसपास ही है, तो 1050-1100 के बीच में आता है, तो वहां पे फिर स्टॉक को रिव्यू करेंगे वेदर निकलना चाहिए कि नहीं। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आप ज्यादा बड़े मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करें। 900 से 1100 की रेंज में ये कंसोलिडेशन मे भी आने वाले कुछ और महीनों तक कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, बिरला कॉर्प को होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे शक्तिकांत का। शक्तिकांत दास को हम सुन रहे थे अभी, शक्तिकांत का सवाल हमारे पास है, हमारे दर्शक का। बर्जर पेंट इनके पास है, 100 शेयर 846 रुपए के भाव पर। इस वक्त 570 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आस्था बर्जर पेंट्स, आपसे राय चाहेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो रूरल मार्केट से जो सिग्नल स्ट्रॉन्ग रिकवरी वाले आने चाहिए वो आ नहीं रही हैं। वॉल्यूम ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बढ़ने वाली है नहीं यहाँ से। हालांकि पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो इनपुट कॉस्ट की जो प्राइसेस हैं, जो उनकी कच्चे माल की जो लागत है वो घट रही है। आप पॉजिटिव्स क्या देखना चाहती हैं इस शेयर में, बर्जर पेंट्स में? और 846 पर इन्होंने खरीदा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि ये रिकवरी करवा पाने में ये शेयर सक्षम है, या फिर कहीं और पर निवेश अगर कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए मेरे हिसाब से रिकवरी करने में ये थोड़ा सा सक्षम है। आपने बिल्कुल यहाँ पे सही बोला कि इनपुट कॉस्ट का यहाँ पे देखा जाए तो एक सॉफ्टनिंग होने के यहाँ पे कंपनी को फायदे होंगे, क्योंकि जो मोनोमर जो इनका इनपुट रहता है या फिर सॉल्वेंट रहता है, वहां पे हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखना चालू की है, जबकि पहले काफी ज्यादा ये तेजी में थे। लेकिन इस तेजी को मिटिगेट कर रहा था जो प्राइस राइज कंपनी ने अंडरटेक किए थे। तो वहां पे जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी तब कंपनी ने प्राइस राइज भी यहाँ पे लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि सॉफ्टन हो रही है तो शायद वो इतना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करे। एक चीज जो मैं देखना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि जो स्ट्रॉन्ग डॉलर था उसकी वजह से भी कंपनी के यहाँ पे बॉटम लाइन पे फर्क पड़ता था। तो अब अगर फॉरेक्स में थोड़ा भी यहाँ पे डॉलर में थोड़ा सा भी गिरावट आता है, ये मैं अगेंस्ट रुपी की बात कर रही हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तो टूटा है बट अगेंस्ट रुपी हमने डॉलर को तेज होते हुए देखा है, तो वो एक कंपनी को यहाँ पे हेल्प करेगा अच्छे फाइनेंशियल्स दिखाने में। तो और रूरल डिमांड भी बिल्कुल आपने यहाँ पे सही बताया कि रूरल डिमांड में मुझे लगता है कि आनी चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए प्रोडक्ट्स को। सो ऑल इन ऑल अगले नतीजों पे यहाँ पे नजर रहेगी, और मेरे हिसाब से अगर इनपुट कॉस्ट सॉफ्टन होती है, अगर डॉलर का यहाँ पे इम्पैक्ट कम होता है, तो कंपनी यहाँ पे बढ़िया नतीजे पेश करती हुई नजर आएगी। तो होल्ड करने की सलाह है, अभी ना निकले। मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने का समय देते हुए स्टॉक को होल्ड कर। ठीक है, अभी निकलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट घट रही है उसका फायदा इसी तिमाही में, यानी कि तिमाही जो बीत गई है, जो नतीजे आने वाले हैं उसमें शायद देख सकता है, तो थोड़ा सा और समय देना चाहिए। लेकर नजर डालेंगे रेंज में ही है, 17,900 के आसपास है, और
इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 300 अंकों के आसपास की कमजोरी है। बजाज फिनसर्व है टॉप लूजर। कल बजाज फाइनेंस था, उसके पीछे बचे बजाज फिनसर्व था। आज भी वो गिरावट बढ़ रही है, लेकिन जो चिंता है कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर है। आईसीसी बैंक, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये तमाम स्टॉक्स अब थोड़े से ऊपर से सॉफ्ट हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आस्था जरा राय लेंगे आपसे। हम देख रहे हैं कि 3-4 सत्र से लगातार ये बैंक गिर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग वाला सिनेरियो है, या फिर आपको लगता है कि थोड़े से ये करेक्शन वाले फेज में लंबे खींचेंगे शेयर, और क्या इसमें मौके खोजने चाहिए या फिर थोड़ा सा भी ठहर जाएं? देखिए, मेरे हिसाब से मौके खोजने चाहिए, क्योंकि मुझे ये लंबा वाला करेक्शन तो नहीं लगता। बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं, और इनफैक्ट जो अब नतीजे आने लगेंगे और जो हम अभी अपडेट्स भी देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ की मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो वो भी काफी बढ़िया, या फिर डिपॉजिट ग्रोथ की भी हम बात करें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था अपना डिपॉजिट ग्रोथ तक में भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा फिगर्स दिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो तो यही संकेत कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे बढ़िया नतीजे आएंगे। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव नहीं हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल आना भी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा तेज हो गए थे, तो उसके वजह से अगर थोड़ा डाउनफॉल आता है तो वो खरीदारी के मौके ही यहाँ पे रहेंगे। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, एक्सिस बैंक पे, तो वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। और पीएसयू में एसबीआई मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहेगा। तो ये 2-3 बैंक है जो मुझे अभी भी पसंद आते हैं, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें काम करना चाहिए। तो गिरावट हो गई कि अभी और आस्था गिरावट का इंतजार करें? मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट आती है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पे आज हम देख रहे थे, और एक तरह से जब आईसीआईसीआई बैंक गिरता है तो बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ पुश मिलता है। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और आ सकती है, लेकिन वहां पे मौके खरीदने हैं, अभी ना खरीदें। थोड़ा और नीचे जाता है बैंकिंग स्टॉक्स, तो जो मैंने 2-3 नाम यहाँ पे जताए हैं उनमें से पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, नज़र आप गड़ा के रखिए। बैंकों की जो Q3 की जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, आप देखिए 14 से लेकर 20% के आसपास का डिपॉजिट ग्रोथ है। और जो लोन ग्रोथ की बात करें तो बड़े बड़े बैंकों में भी 20% के आसपास की लोन ग्रोथ है, जो कि काफ़ी हेल्दी मानी जाती है। तो अपडेट्स तो अच्छे हैं। थोड़े से और गिरावट अगर आ जाती है तो आपके लिए एक एंट्री का बहुत ही बढ़िया मौका बन जाएगा। हरियाणा से जगजीत सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जगजीत जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? जगजीत जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर आपकी आवाज़ हमें साफ आएगी और हमारी आवाज़ आपको। जगजीत जी, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तो दिक्कत है शायद फोन लाइन में भी। इनके पास है बजाज फाइनेंस के 100 शेयर 6,500 रुपये के भाव पर। बजाज फाइनेंस जो लेवल सीएलएसए ने बताया है सेल की रेटिंग मेंटेन करते हुए 6,000 की, उस लेवल की अब ये नीचे फिसलता हुआ 5,997 रुपये पर आपके सामने स्क्रीन पर ये ट्रेड कर रहा है। आज भी ये शेयर कमज़ोर है। अब चूंकि इनकी 6,500 की बाइंग है तो नुकसान भी करीब 50,000 रुपये के आसपास का हो रहा है। कल काफ़ी ज़्यादा निराशा थी इसमें। रुचित, एक आपसे टेक्निकल व्यू लेना चाहेंगी, क्योंकि जो इनके Q3 के जो AUM ग्रोथ के जो आंकड़े आए थे वो पिछले 10 साल में सबसे कमज़ोर थे, सबसे सुस्त थे, और बाजार को वो पसंद नहीं आया। हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है इस सेक्टर में। आशा आपसे भी पहले आप व्यू दीजिए, फिर इस पर टेक्निकल चेक भी लेंगे। बजाज फाइनेंस क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी यहाँ से शेयर और गिर सकता है, या फिर किसी को अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेकर खरीदना है साल भर का या फिर 6 महीने का, वो ले सकता अभी इसको? देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से अपडेट्स आए हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं एसेट क्वालिटी की बात करूं तो इस कंपनी की बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी है, तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ AUM ग्रोथ की जो गाइडेंस भी दे रहे थे वो भी ठीक है, ऑल्दो अभी तो अपडेट्स इतने सॉलिड नहीं आए, बट मुझे लगता है कि ये बजाज फाइनेंस थोड़ा सा हो सकता है अभी गिरावट दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ इस काउंटर पे। तो मैं यही मानूंगी कि गिरावट आती है तो उसे अभी ना खरीदें, थोड़ा और गिरने दें। अगर नई बाइंग करनी है लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करें, और यहाँ नजरिया थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 3 महीना, 1 क्वार्टर का तो वेट करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 3 महीने की समय अवधि के साथ इसमें बने रहें, लेकिन नई खरीदारी अभी ना करें। थोड़ा सा टूटता है तो अच्छे मौके मिलेंगे, खरीदारी करेंगे।
ठीक है, अभी नहीं खरीदना है बजाज फाइनेंस को, थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए। आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप के जरिए है अजय कुमार जैन का सवाल। इनके पास है गोदरेज प्रॉपर्टीज के 35 शेयर 1548 रुपए के भाव पर। रुचित, आपसे इस पर व्यू लेना चाहेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर 35 शेयर हैं, 1548 का भाव है। हमने हालांकि इन्होंने कोशिश ये की होगी कि करेक्शन पर शेयर को खरीदा जाए, लेकिन 2000 रुपये वाला शेयर अब देखिए 1200 रुपये के आसपास है। आप क्या सलाह देंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में? कैसा लग रहा है इसका चार्ट, और आप इसमें आगे कुछ अपटिक देख रहे हैं शेयर में? आई थिंक मे बी नियर टर्म में इनको कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट अगर वो मिड टू लॉन्ग टर्म। रुचित से हमारा संपर्क टूट गया है। आस्था, आपसे व्यू चाहेंगे, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर से थोड़ी सी डिमांड बढ़ रही है स्टील की, इसके चलते स्टील में हमने तेजी देखी, और कहीं ना कहीं अब मानसून सीजन ओवर हो गया है, तो उम्मीद ये करेंगे कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी तेज़ होंगी, नए साल में थोड़ी बाइंग भी लौटेगी। तो क्या यहाँ से माहौल आपको ठीक दिख रहा है क्या? देखिए, मुझे तो माहौल ठीक ही दिख रहा है। इनफैक्ट जो इनकी ग्रॉस बुकिंग हुई है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा सॉलिड है, और कंपनी के जो टारगेट्स हैं सेल्स को क्लॉक करने के आगे जाते हुए वो भी काफी सॉलिड है। तो मैं प्रॉपर्टी सेगमेंट पे काफी ज्यादा यहाँ पे अभी तो पॉजिटिव ही हूँ, और कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है फ्री कैश फ्लो जनरेशन में। तो जब इस तरह के कंपनीज फोकस करती हैं तो वो एक अपने आप में एक आइडिया देता है कि कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियली अच्छा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगी, और उसी वजह से इनका फोकस जो है वो उसको भरपूर करने के लिए या उसको परिपूर्ण करने के लिए वो अच्छा ही यहाँ पे फाइनेंशियली परफॉर्म करेगी। तो रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक प्राइसेस भी तेज होंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं पॉजिटिव हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। कल कंपनी की तरफ से अपडेट भी आया था कि इन्होंने अहमदाबाद के प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी 435 करोड़ रुपए में बेची है। तो अपडेट्स ठीक ठाक ही आ रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की ओर से। आगे बढ़ेंगे, संजय का सवाल लेंगे। हमारे साथ संजय फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं। संजय नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, मेरे पास सोना BLW है 511 रुपीज पर, 511 रुपीज पर 115 शेयर है। 511 रुपीज पर 115 शेयर है मेरे पास। 511 रुपए पर क्या इसे एवरेज करना ठीक रहेगा? होल्ड कर सकता हूँ मैं 3 साल के लिए। ठीक है, इस पर सलाह लेते हैं। आस्था, आपसे व्यू चाहेंगी सोना BLW। हालांकि हमने 800 रुपए के भी भाव देखे इसमें पिछले साल, उसके आसपास तक के, और अभी देखिए 400 रुपए के आसपास है। तो दो सवाल है, क्या शेयर ये गिरेगा यहाँ से, और आपको कैसा दिख रहा है? हालांकि आज के सत्र में तो शेयर ये ऊपर है, लेकिन क्या इसमें आप एवरेजिंग की सलाह देंगी? और हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी शेयर आपको क्या थोड़ा सा महंगा लग रहा है क्या आस्था? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से तो अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमने तो यहाँ पे CAGR 30% की ग्रोथ का लगाया है सेल्स में, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से तो ठीक ठाक है। अब अगर मैं कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो जो इनकी ऑर्डर बुक है EV रिलेटेड वो भी अच्छी है, क्योंकि EV का पूरा कंट्रीब्यूशन सेल्स में इनका 68% रहता है, वहां पे अच्छी है। और जो कंपनी ने पिछले नतीजे भी पेश किए थे उसमें भी, जबकि हम देख रहे थे कि यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम है, चाइना में कोविड को लेके प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने ठीक यहाँ पे नतीजे पेश किए थे और मार्जिन में तो एक एक्सपेंशन ही दिखाया था। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, क्योंकि मार्केट ये जरूर देखना चाहेगा कि जिस तरह से अभी चाइना में और ज्यादा यहाँ पे मैक्रो फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के, तो वो कंपनी को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। पहला नतीजा तो ठीक ठाक रहा था। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक बार रुक जाना चाहिए। और क्योंकि अभिषेक जब नतीजों का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो इसीलिए ज्यादातर काउंटर्स पे मैं यही सलाह दे रही हूँ जो फंडामेंटली शुरू से स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि उन पे नतीजे देख के ही अब नया इसमें कोई स्टैंड ले, और अभी एकदम से निकलने की जल्दबाजी ना करें। तो वो भी एक होल्ड करने की अभी तो इस काउंटर पे सलाह दूंगी। अभी सोना कॉमस्टार को होल्ड करें, निकलने की जल्दबाजी नहीं करें, आस्था का ये है सलाह इस शेयर को लेकर। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मुकंद ये शेयर है बजाज ग्रुप का, ये हुआ करता था, उसमें
5% के आसपास की तेजी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर थोड़ा सा नीचे आया। शुरुआती सत्र में 6-7% के आसपास की दमदार इसमें बढ़त हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस शेयर में तेजी की वजह क्या है, इसके लिए ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों चल रहा है मुकुंद? जी हाँ, बजाज ग्रुप का ये जो स्टॉक है मुकुंद लिमिटेड, यूजुअली हम इस स्टॉक के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है, एक बड़ा लैंड सेल ट्रांजैक्शन कंपनी ने अंडरटेक किया है। याद रखें, कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 1900 करोड़ के आसपास है और कंपनी ने थाने में जो एक लैंड पार्सल था उसको बेच दिया है। 900 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया गया है और उसी के चलते स्टॉक में आज उछाल भी देखने को मिल रहा है। कंपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग के फेज में है, कंपनी अपनी डेट कम करना चाहती है और ये जो 800 करोड़ कंपनी को ये लैंड सेल ट्रांजैक्शन के द्वारा मिलेंगे वो भी डेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, प्रमोटर्स अराउंड 74% स्टेक ओन करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में और जैसे कि मैंने बताया, ये 800 करोड़ जो कंपनी को मिलेंगे वो डेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसी के चलते डेट पर भी नज़र डाल लेते हैं। मार्च 22 को कंपनी के पास 1765 करोड़ की डेट थी और सितंबर फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 के बाद कंपनी 2235 करोड़ के डेट पर चल रही थी। स्टॉक की बात करें तो नवंबर लो से कंपनी ने अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 23% का अपमूव देखने को मिला है नवंबर लो से और FII FPI के भी होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिला है। बट लार्जली जो ये ट्रांजैक्शन किया गया है, 1900 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और 800 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है और इसी के चलते स्टॉक में भी आज अपमूव देखने को मिल रहा है। ठीक है मुकुंद, में दरअसल कंपनी कर्ज घटाने को लेकर सारी कोशिशें कर रही है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, लैंड सेल किया है और इससे एक बड़ी रकम आई है, उससे अपना कर्ज वो चुकाएगी और फाइनेंस कॉस्ट में आगे कमी आएगी, बैलेंस शीट में सुधार आने की उम्मीद है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि मुकुंद के शेयर में तेजी है। आस्था, बहुत चर्चा इस शेयर की होती नहीं है, बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि हम मुकुंद को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मार्केट कैप इसका ठीक ठाक ही है। क्या सलाह आपकी होगी मुकुंद के शेयर को लेकर? हालांकि अगर हम सेक्टर के मुकाबले कंपनी के पी को देखेंगे तो अभी भी ये महंगा ही लग रहा है। वॉल्यूम आज बहुत ज़बरदस्त है, 13 लाख शेयरों के आसपास का इसमें ट्रेड हो गया है। मुकुंद, आपको लगता है कि अब इसको थोड़ी फोकस में रखना चाहिए? बिल्कुल, आज जिस तरह से यहाँ पे इतना बढ़िया हमने वॉल्यूम भी देखा है और आप लोगों ने भी जो एक बढ़िया इस पे कवरेज किया है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, तो मैं इस पे नजर बना के ही चलूंगी। और यहाँ वैल्यूएशंस भी क्योंकि बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में है, कोई बहुत ज्यादा हाई पी मल्टीपल पे ये ट्रेड कर नहीं रहा काउंटर, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक नजर बनानी चाहिए और अगर इसमें लिया हुआ है तो मैं अभी तो बने रहने की ही सलाह दूंगी मुकुंद लिमिटेड के काउंटर पे। ठीक है, मुकुंद के शेयर में बने रहने की सलाह है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं कि बाजार की इस वक्त की तस्वीर क्या है। खासतौर से सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 60,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है सेंसेक्स, 60,074 का स्तर। हालांकि दिन की निचले स्तरों के आसपास ही 350 के आसपास की कमजोरी, अब आधे % की नरमी हम देख रहे हैं सेंसेक्स में। आज अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें 30 में से, तो 9 शेयर ही ऐसे हैं जहां पर आज हरे निशान में कारोबार दिखाई दे रहा है, बाकी के 21 शेयर कमजोर हैं। और आज भी सबसे ज्यादा जो गिरने वाले शेयर हैं वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, TCS, एशियन पेंट्स, टाइटन, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर आज कमजोर हैं। आस्था, अब यहाँ से फोकस जो है ना शिफ्ट होने वाला नतीजों पर, जैसा कि आप भी कह रही थी, और 9 तारीख से बिल्कुल धमाकेदार आगाज होगा। बाजार बंद होने के बाद TCS अपने नतीजे जारी करेगी, लेकिन नतीजों से पहले आज देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सत्र आज होगा। देखना होगा कि किस तरह से आगे ट्रेड होता है इन शेयरों में। TCS कमजोर है, सेकंड हाईएस्ट गिरने वाला शेयर है। सेंसेक्स की अगर बात करें 0.25% के आसपास की नरमी है। टेक महिंद्रा, इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर कमजोर हैं, आधे से लेकर 1.25% के आसपास तक के। आपने क्या स्टडी की है आस्था इस रिजल्ट सीजन को लेकर, IT सेक्टर को लेकर खासतौर, क्योंकि अगला हफ्ता जो होगा पूरा ही डोमिनेट करेंगे बाजार को और वहीं से क्यूज निकल कर भी आएंगे आगे के लिए भी। आपको क्या लगता है कैसे नतीजे आएंगे और किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए इन शेयरों के प्रति? देखिए, इसमें अगर मैं IT सेक्टर की बात करूं तो फर्लॉस का इम्पैक्ट जरूर आने वाला है, तो एक नजर तो वहां पे रहेगी। दूसरी तरफ मुझे
लगता है कि सप्लाई साइड के प्रेशर्स थोड़े से ईज आउट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मार्जिन्स यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मैं पर्टिकुलरली अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, तो वहाँ पे मार्जिन्स में भी मुझे लगता है ठीक-ठाक हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आगे जाते हुए किस तरह के डील विन रहते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है, वो भी हमें देखना है और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन में इनका किस तरह से आगे जाते हुए बिज़नेस अपडेट आता है, वो भी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। बट ऑल इन ऑल मैं यहाँ पे एक ठीक-ठाक क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही हूँ टीसीएस से, जो क्योंकि नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते। ठीक है, टीसीएस को लेकर ठीक-ठाक तिमाही नतीजों की उम्मीद कर रही हैं आस्था। शुभेंदु कुमार चौधरी का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास इंडिया सीमेंट के 100 शेयर 220 रुपए के भाव पर। इंडिया सीमेंट की अगर बात करें तो 220 रुपए की खरीद है और 220 रुपए पर ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 219.65 का भाव है। उम्मीद करते हैं कि हाल फिलहाल की ही ये खरीद होनी चाहिए। इस पर रुचित आपसे व्यू चाहेंगे। हमने देखा था शेयर ये 150 से लेकर 300 तक के आसपास के सफर इसने तय किए। ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर आया शेयर में। आपको कोई उम्मीद है कि नीचे से फिर से सपोर्ट आएगा और शेयर चलेगा ही? सेलिंग स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स ब्रेक किए थे जो 225-230 की रेंज में थे। तो यूजुअली जब ऐसे स्टॉक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन के पुल बैक मूव आता है तो वो प्रीवियस सपोर्ट्स वापस रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 225-230 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज रहेगा जहाँ पे एक बार ये स्टॉक में से एग्जिट करने को देख सकते हैं। और अगर सीमेंट स्पेस में ही बनाए रहना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट में शिफ्ट हो जाने की सलाह देंगे। कौन सा शेयर बताया आपने रुचित? अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट बेच दें? यस, इंडिया सीमेंट से अल्ट्राटेक सीमेंट में शिफ्ट हो जाए तो आई थिंक मिड टू लॉन्ग टर्म में वो बेहतर करने। ठीक है, अच्छा है, इंडिया सीमेंट बेच दीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में आप स्विच कर लिए। सेक्टर का दिग्गज ये है, यहाँ पर आपको बेहतर मौके बन सकते हैं आपके लिए। मुंबई से फैज अहमद हमारे साथ हैं। फैज नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास डेक्कन टेक के 36 शेयर हैं 4550 के एवरेज भाव पे। और दूसरा है बजाज फिनसर्व है 1640 के भाव पे 50 शेयर है सर। और तीसरा शेयर है मेरे पास एंजल ब्रोकिंग के 60 शेयर हैं 1345 के भाव पे। सर ये मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ, तो इस पे 5% तक मुझे मिल सकता है 1 साल में सर मिनिमम रिटर्न। कितना? 5%? हाँ, 5% मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम तो खैर ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फैज बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। देखिए आपके पास शेयर जो हैं वो अच्छे हैं। ये तो बाजार का देखिए दस्तूर है कि कभी शेयर ऊपर होंगे नीचे होंगे। आप अगर बुरे दौर में कभी फंस गए या फिर शेयर आपने ऊपरी भाव पर ले लिए शायद आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन शेयरों को लेकर दिक्कत नहीं है। और आपने जो उम्मीद लगाई है ना, ये सुनकर थोड़ी सी मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि सिर्फ 5% की आपकी अपेक्षा है। क्योंकि इक्विटी में जो लोग आते हैं वो तमाम लोग तो ऐसे होते हैं क्या ये शेयर डबल हो जाएगा, मिनिमम तो ऐसे लेके आते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं बाजार को और इक्विटी को और मान के चलते हैं कि अगर हम CAGR रिटर्न की बात करें तो 15-20% तो लोग उम्मीद कर ही लेते हैं। खैर, डिक्सन टेक से आशा शुरुआत करेंगे। लास्ट ईयर देखिए एक रेंज में रहा, उतार चढ़ाव झेले, शेयर ने रिवॉर्ड नहीं किया निवेशकों को। हालांकि ये मल्टीफोल्ड जंप कर चुका है शेयर, जिस भाव पर ये आज से 2 साल पहले ट्रेड किया करता था। क्या सलाह होगी आपकी डिक्सन टेक को लेकर? 4500 की खरीद है और अब ये 3800 रुपए के आसपास है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जो थोड़ा बहुत यहाँ पे नियर टर्म हेडविंड्स हैं कंपनी को लेके, और उसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे लोअर ऑफटेक भी हुआ है कंपनी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे फेस्टिव सीजन की मैं बात करूं जिसमें कि कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकते हैं, तो वहां पे भी एक लोअर ऑफटेक हुआ है। क्योंकि टीवी हो या मोबाइल हो, मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स में कमी आई है, तो वो एक कारण रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अच्छा परफॉर्म करने की नहीं अच्छा परफॉर्म करने का एक कारण रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना में कोविड को लेके एक माहौल चला है, तो वो भी यहाँ पे हमें इम्पैक्ट दिखा रहा है कंपनी का, क्योंकि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं कंपनी की इससे डिस्टर्ब होती हुई नजर आई है।
तो अगले जो कुछ महीने हैं वो थोड़े से कंपनी के लिए यहाँ पे देखने वाले होंगे कि कंपनी किस तरह से अपने यहाँ पे नतीजों को दिखाती है। इन सब के चलते अगर नतीजों में थोड़ा सा यहाँ पे ठीक-ठाक अगर आया मेरे हिसाब से रुझान, तो ये वापस से एक बार रिकवर कर सकती है। तो अभी तो मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। अभी इसमें ना निकलें, एटलीस्ट 2 से 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहने की सलाह है डिक्सन में। आस्था, अगर हम मान लीजिए साल भर की बात करें और जो अपेक्षा है 5% के रिटर्न की, हालांकि ये तो इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर नहीं पाएगा, फिर भी क्या आपको लगता है कि कम से कम 5% दे देगा शेयर ये? देखिए 5% का यहाँ पे गेन होने की काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि तो बहुत बड़ा रिटर्न ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओडीएम मैन्युफैक्चरर भी है, यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, और जब ये डिजाइनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स जब रहते हैं जहाँ कंपनी खुद डिजाइन करती है, तो वहाँ पे मार्जिन यहाँ पे बेहतर होते हैं। तो इनफैक्ट जब हमने मैनेजमेंट को भी सुना तो मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था ओडीएम रेवेन्यूज को लेके, और वहां पे मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आगे जाते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट भी यहाँ पे कम होगी कंपनी की, तो उसका भी फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में 5% का रिटर्न की काफी ज्यादा यहाँ पे उम्मीद है, इसीलिए मैं इनको तो बने रहने की ही सलाह दूंगी। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से यहाँ पे 5 से ज्यादा ही बल्कि प्रतिशत का रिटर्न देता हुआ नजर आएगा लंबे समय में, तो होल्ड ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। आस्था, क्विकली ये भी बताइए, बजाज फिनसर्व, क्या इसको भी होल्ड करें? अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी बजाज फिनसर्व को भी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अभी तो एक बार नतीजों को देख के ही इसमें अपना नया रुझान बनाए और थोड़ा सा रुक जाए, अभी निकलने की जल्दी ना करें। परफेक्ट, ठीक है। तो आपके दोनों ही शेयरों पर ये राय। आस्था की आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। जियाउल इस्लाम हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जियाउल जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास सर? मेरे पास अदानी विल्मर लिमिटेड शेयर है, 65 शेयर। ये मेरे को थ्रू आईपीओ अलॉटमेंट मिला था। अरे वाह, बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू। शेयर 230 के भाव पर हैं अदानी विल्मर के। हालांकि तो आपने बीच में तो इसके ऊपर गया था शेयर जियाउल जी, क्या आपको मन नहीं हुआ कि बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर लें, डबल ट्रिपल भाव जब हो गए तो? हाँ हुआ था, लेकिन मैंने सोचा था लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो, तो इसलिए पूछना है अभी क्या है। मतलब मैं नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, कई बार ना बाजार में ना जो मौके होते हैं ना उस पर चौके लगाने की भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में लॉन्ग टर्म वाली थ्योरी को अपना रहे हैं जियाउल जी, और 570 रुपये के आसपास इसका भाव आ गया है। आस्था, आप ही व्यू दीजिए, एक साल भी नहीं हुआ लिस्ट हुए शेयर को, 570 है, हालांकि इनके खरीद भाव से बिल्कुल जोड़ के 340 रुपये का प्रति शेयर फायदा हो रहा है। निवेशित रहें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर एग्जिट ही कर लें इससे? मेरे हिसाब से देखिए, अगर जल्दी नहीं है निकलने की तो रुक जाइए, अगर जल्दी है तो भी पार्शियल ही प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें, पूरा ना करें। इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है एडिबल ऑयल में, आटा में, राइस में, इसमें इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोहिनूर ब्रांड के एक्विजिशन से भी कंपनी को यहाँ पे बढ़िया फायदा हो रहा है। तीसरी बात है, कंपनी का इंटरनेशनल फोकस काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, तो वहां से भी एक बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी अब इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर रही है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से फंडामेंटली अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आगे जाते हुए अच्छे रिटर्न देने के लिए। लेकिन मार्केट्स थोड़े से वीक है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट या 1/4 पोजीशन बुक करें, लेकिन फिर भी बाकी पोजीशन को तो अभी भी होल्ड करके रखें, वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अडानी विल्मर पर आस्था का ये व्यू। अगला सवाल लेंगे, पंकज का सवाल आया है बिहार से व्हाट्सएप के जरिए इनके पास ही। आईडीबीआई बैंक के 5000 शेयर 58 रुपए के भाव पर। आस्था, आपसे भी व्यू लेंगे। हालांकि पिछले साल हमने देखा कि लोअर लेवल से तो बहुत तेज ये शेयर चला, लेकिन थोड़े से ऊपरी भाव पर लिए हैं पंकज ने। कल यानी कि 7 जनवरी को इसमें स्टेक बाय करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपने की आखिरी तारीख है, और हमसे खास बातचीत में दीपक सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे बता रहे थे कि बहुत ही रोबस्ट यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको इंटरेस्ट आ सकता है आईडीबीआई बैंक को लेकर। आपको लगता है आस्था कि अभी तो इसमें रुकना ही चाहिए आईडीबीआई बैंक में? बिल्कुल रुकना
रुकना चाहिए। और इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट के शेयर्स क्लासिफाई हो सकते हैं, सेबी ने ये एक मंजूरी दी है, तो मुझे लगता है वो भी पॉजिटिव फैक्टर है। और आज भी आप देखिए बहुत अच्छी तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, सेबी ने जो गवर्नमेंट होल्डिंग को यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर की में क्लासिफाई किया है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है बैंक के लिए। और वैसे भी एज अ होल इंडस्ट्री की भी बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, अपडेट्स सभी बैंक्स के अच्छे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक तेजी और दिखा सकता है काउंटर, तो बिल्कुल जिसने लिए हैं वो होल्ड करें। ठीक है, तो आस्था जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रही हैं, कल ही हमने देखा था कि इसको लेकर बैंक ने भी जानकारी दी थी IDBI बैंक को लेकर। चलिए शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आस्था और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की सवालों की जवाब देने के लिए।